जैसे को तैसा। पंडित राम सनेही एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने कस्बे के बाहर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे 2 बिस्वा जगह लेकर अपना एक छोटा सा घर बना लिया था। घर बनाने के बाद उनकी लगभग 1 बिस्वा जगह अभी खाली पड़ी हुई थी, जिसे पैसे के अभाव में उन्होंने अभी तक घेरा भी नहीं था। मुख्य सड़क पर शहरीकरण की तरफ बढ़ रही इस बस्ती में जमीनों के भाव अब आसमान छूने लगे थे। निसंतान पंडित जी पेंशन के पैसों से किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे और अर्थभाव की वजह से अपनी बची हुई जमीन का उपभोग कर पाने में असमर्थ थे। उनकी खाली पड़ी जमीन के बगल में कल्लू कबाड़ी ने कबाड़ खरीदने बेचने की दुकान खोल ली थी। उसकी छोटी सी जगह उसके लिए अपर्याप्त लगती और वह पंडित जी से पूछकर कुछ सामान उनकी जगह में यदाकदा रखने लगा। उसका व्यापार और बढ़ा और एक दिन ऐसा भी आया जब लगने लगा कि अब पंडित जी की जगह के बिना उसका एक दिन भी काम नहीं चल सकता। कल्लू कबाड़ी बड़ा काहिया इंसान था, मृदभाषी तो था ही, वह अपनी किसी मीठी वाणी के चलते उसकी कई सिपाहियों से जान पहचान हो गई थी और उनकी शह पर वह बेखौफ होकर कोई भी चोरी की वस्तु अपनी मनचाही कीमत पर खरीदकर कई गुना मुनाफा कमा लेता। उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गई और इसी के साथ उसके मन में बढ़ता गया लालच और बेईमानी का अवगुण। अब उसकी नजर पंडित जी की जगह पर अटक गई। वह उसे किसी भी तरह हासिल करने की फिराक में लग गया। बढ़ती महंगाई में गुजारने के लिए पेंशन की रकम पंडित जी को अब अपर्याप्त लगने लगी थी। सो धर्मपत्नी की सलाह पर उन्होंने वह खाली पड़ी जमीन बेचने का निश्चय कर लिया। मंशा थी कि उसे बेचकर लगभग 20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। इसे बैंक में जमा कराकर उससे मिलने वाले ब्याज से गुजारा आसानी से हो जाएगा। वह जगह कल्लू कबाड़ी के लिए सबसे अधिक उपयोगी थी, यह वो जानते थे। सो उन्होंने सबसे पहले उससे ही बात करना आवश्यक समझा। उनकी बात सुनकर कल्लू ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, वह जगह अब तुम्हारी है ही कहाँ जो तुम बेचना चाहते हो। दुनिया जानती है कि वह जगह कई सालों से मैं उपयोग कर रहा हूँ और इसके लिए तुम्हें किराया भी देता हूँ। किराया अधिनियम के मुताबिक अब वह जगह मेरी है और तुम सिर्फ अपने किराए के हकदार हो। सुनते ही पंडित जी की पैरों तले जमीन खिसक गई और बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए बोले, पर मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात कभी भी की ही नहीं, फिर तुम किरायादार कैसे बन गए। मुस्कुराते हुए कल्लू कबाड़ी ने मेज की दराज से एक फाइल निकाली जिसमें उसके नाम से हर महीने 200 रुपए भेजने की रसीदें थी। उसे दिखाते हुए कल्लू ने बताया, ये देखो, हर महीने तुम्हें नियमित रूप से 200 रुपए भेजता हूँ बतौर किराए के, लेकिन तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते और वापस लौटा देते हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है। पंडित जी समझ गए कि कल्लू कबाड़ी ने डाकिये के साथ मिलकर उनके साथ षड्यंत्र किया है और अपना सा मुंह लेकर वापस अपने घर को आ गए। सारी बात पता चलते ही उसकी धर्मपत्नी आपे से बाहर हो गई और कल्लू कबाड़ी को कोसते और उसे बुरा भला कहते हुए उसने उस खाली जमीन में पड़े कबाड़े को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कल्लू ने उन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया, लेकिन पंडिताइन का रौद्र रूप देखकर वह भी सहम गया और फिर अचानक उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अपने एक परिचित सिपाही को तुरंत आने का निवेदन करके उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जबरदस्ती पंडिताइन को उस जगह से निकालकर बाहर फेंक दें। पंडित जी भी उनके साथ ही थे। नौकरों ने पंडिताइन को धकेलकर जगह से बाहर करना चाहा ही अपक हो बैठे और वही पड़ी एक लकड़ी लेकर उन आदमियों पर टूट पड़े, लेकिन बूढ़ी हड्डी आखिर उन अट्टे कट्टे मजदूरों का क्या बिगाड़ लेती। और फिर जब मजदूरों ने जवाबी हमला किया तो उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। पंडित जी और पंडिताइन को मार मार कर कल्लू के आदमियों ने घसीटकर उनके घर के सामने फेंक दिया। तब तक कल्लू का परिचित सिपाही विजय आ गया था। कल्लू ने उसे सारी बात सही सही बताते हुए उससे मदद करने का निवेदन किया। सुनकर विजय मुस्कुराया
और बोला, तुम उसकी चिंता न करो, मैं हूं ना। वह पंडित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टे वह खुद ही कानून के जाल में इस कदर फंस जाएगा कि तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा, बस तुम मेरा ध्यान रखना। अंतिम वाक्य कहते हुए वह कुटिलता से मुस्कुराया। उसका हाथ दबाकर उसे आश्वस्त करते हुए कल्लू ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो और बस ये बताओ अब मुझे क्या करना है। वो तो है, और मुझसे बेईमानी करके जाओगे भी कहाँ? मुझे पता है कि तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। कहने के साथ ही विजय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। अब तुम मेरा कमाल देखो। ये पंडित पंडिताइन भी जिंदगी भर याद रखेंगे कि किससे पंगा ले लिया। कहने के साथ ही विजय ने वही पड़ी एक लकड़ी उठाकर समीप ही काम कर रहे एक नौकर के सिर पर दे मारा। उसका प्रहार अप्रत्याशित था। मारने का अंदाज ऐसा अचूक कि उस नौकर के सिर से खून की धारा फूट पड़ी। पल भर में उसकी गर्दन से होकर बहते हुए रक्त से उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई। इसके बाद विजय वही नहीं रुका, बल्कि उसने 2-3 लकड़ी उसकी पीठ पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर और दे मारा। वह नौकर कराह कर रह गया और बेबसी से कभी कल्लू को तो कभी विजय को देखता रहा। विजय ने इशारा किया और कल्लू ने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखकर उसके घाव को दबाते हुए खून का प्रवाह रोकने का प्रयास किया, और प्रभाव कम होने पर उसने अपना रुमाल उसके जख्म पर कसकर बांध दिया। इसके बाद विजय ने कल्लू से मुखातिब होकर कहा, अब इस नौकर को लेकर थाने जाओ और जैसा कहता हूँ वैसा जाकर वैसी ही शिकायत दर्ज कराओ। आगे मैं सब देख लूंगा। कहने के बाद विजय ने कल्लू के साथ ही उस जख्मी नौकर को भी सब अच्छी तरह समझा दिया और थाने रवाना कर दिया। थाने पहुंचकर कल्लू ने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए पंडित जी और पंडिताइन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दिया। जमीन विवाद में नौकर पर जानलेवा हमला करने की झूठी शिकायत थाने में दर्ज कर ली गई। दूसरे दिन सुबह की गुनगुनाती धूप में पंडित जी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर नित्य की भांति अखबार पढ़ रहे थे और पंडिताइन रसोई में नाश्ते में इस्तेमाल हुए बर्तन मांजकर भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। 2 सिपाही आए और पंडित जी से पूछा, पंडित राम सनेही आप ही है? जी मैं ही हूँ, कहिए क्या काम है? अखबार पर से नजर हटाते हुए पंडित जी ने जवाब दिया, आपके खिलाफ थाने में नामजद रपट दर्ज कराई गई है। तफ्तीश के लिए हम आपको लेने आए हैं, चलिए हमारे साथ। साथ आए हुए दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, नामजद रपट किसने दर्ज कराई है? मामला क्या है? सुनते ही पंडित जी हड़बड़ा उठे थे। सीधे साधे पंडित जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका पाला कभी थाना पुलिस अथवा कोर्ट कचहरी से नहीं पड़ा था, सो उनका डर जाना स्वाभाविक भी था। पंडित जी ये सब तो हम नहीं जानते, आप थाने चलिए, वहां आपको सब पता चल जाएगा। बाहर से आ रही बातचीत की आवाज सुनकर पंडितान बाहर आ गई और रपट की बात सुनते ही बिफर पड़ी। सिपाहियों के मना करने के बावजूद वह भी पहुंच गई थाने उनके पीछे पीछे। थाने पहुंचकर पंडित जी को पूरी बात पता चली और वो समझ गए कि कल्लू ने उनको झूठे केस में फंसा दिया है। पुलिस के मुताबिक कल्लू के पास चश्मदीद गवाह भी है, जिन्होंने उन्हें नौकर को बुरी तरह पीटते हुए देखा है। उस नौकर का डॉक्टरी मुआयना करके प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पंडित जी के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला बताया है, जिसे दर्ज कर लिया गया है। जिस नौकर के नाम से मामला दर्ज किया गया था वह भी थाने में ही मौजूद था और अपना मार दिखाते हुए लिखी हुई रिपोर्ट को सही ठहरा रहा था। अपने साथ हो रही नाइंसाफी से पंडिताइन आपा खो बैठी और लगी अनाप शनाप बकने। सामने बैठे अफसर को भी खरी खोटी सुनाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। किसी का भी लिहाज किए बिना वह जोर जोर से गरज रही थी, अरे तुम सब हरामी हो, तुम सब मिलकर इन्हें फंसा रहे हो। ईश्वर से डरो, झूठ का साथ मत दो, क्योंकि सच कभी हार नहीं मानता। अरे अपना दिमाग लगाओ और सोचो, अगर हमें किसी की हड्डी ही तोड़नी होती तो हम उस कमीने कल्लू की हड्डी नहीं तोड़ते। इस गरीब बेचारे नौकर ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जबकि डरे सहमे पंडित जी कतार निगाहों से सामने बैठे अफसर को खुद के बेगुनाह
होने का यकीन दिलाने का असफल प्रयास कर रहे थे। बाहर अधिक चीख पुकार से त्रस्त थाना इंचार्ज दरोगा विनोद शर्मा जी बाहर निकले और जैसे ही उनकी नजर पंडित राम सनेही पर पड़ी, एक पल को वह टिटके और फिर अगले ही पल आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करते हुए बोले, पंडित जी, पाए लागू, मुझे पहचाना? अचानक हुए इस बदलाव से अचरज में डूबे पंडित जी अपना चश्मा पोंछकर फिर से लगाते हुए दरोगा को देखकर पहचानने का प्रयास करने लगे। उन्हें असमंजस में देखकर विनोद मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, भूल गए हैं आप? एक दिन होमवर्क न करके लाने पर आपने मुझे मुर्गा बनाया था। विनोद, विनोद शर्मा नाम है तुम्हारा? अच्छा विनोद, अरे इतना बड़ा हो गया है। सच में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। खुशी से भाव विभोर होते हुए पंडित जी ने उन पर आशीर्वाद की जड़ी लगा दी। अचानक जैसे दरोगा विनोद को कुछ भान हुआ हो, उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई पंडित जी, लेकिन आप और यहाँ, आप जैसे सीधे साधे इंसान का यहाँ थाने में क्या काम? संपेक्ष में अपनी आप बीती सुनाते हुए पंडित जी की आंखें डबडबा आई थी। जमीन लेकर घर बनाने से लेकर कल्लू कबाड़ी वाले के साथ कल हुई बहस तक का पूरा बकाया उन्होंने सही सही दरोगा के सामने बयां कर दिया। पूरी दास्तां सुनने के बाद विनोद ने सरसरी नजर पंडित जी के खिलाफ लिखी नामजद रपट पर डाली और पूरा माजरा समझ गए। पंडित जी को आश्वस्त करते हुए उन्होंने उस अफसर को निर्देश दिया और बताया कि पंडित जी को इंसाफ अवश्य मिलना चाहिए और खुद कुछ सिपाहियों को लेकर वह थाने से बाहर चले गए। विनोद को बाहर जाते देख पंडित जी सोचने लगे, खुद तो कुछ किया ही नहीं, झूठा आश्वासन लेकर चला गया। विचित्र कलयुगी चला है, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। विनोद के निर्देश के मुताबिक थाने में मौजूद अफसर ने कल्लू के उस जख्मी नौकर को अपने पास बुलाया और बगल में बैठे पंडित जी को दिखाकर कड़कदार आवाज में पूछा, बता, तुम्हें इन्होंने ही मारा है? जी साहब। सिपाही विजय के निर्देश के मुताबिक वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उस अफसर ने उसे बड़े प्यार से पूछा, देख, तू अगर इन पर झूठ इल्जाम लगा रहा है तो अभी बता दे, फायदे में रहेगा, और अगर सही सच और झूठ का पता हमने लगा लिया ना, तो बेटा झूठी रपट लिखाने के इल्जाम में तू लंबा जाएगा। सोच ले। अब एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सच क्या है? साहब, बताया तो आपको, सच वही है जो रपट में लिखवाया है। मैं झूठी रपट क्यों लिखवाऊंगा? कहते हुए वह अभी रुका ही था, अफसर का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसकी आंखों के सामने तारे नाच उठे। अफसर इतने पर ही नहीं रुका था, अपनी कुर्सी से उठकर अपना डंडा सहेजते हुए वह उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह डंडा उसकी पीठ सहलाता, वह नौकर उठकर अफसर के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए माफ कर देने की गुहार करने लगा। कुछ देर बाद उसने कल्लू कबाड़ी और सिपाही विजय की मिली भगत की बात बताते हुए पूरा बकाया बयां कर दिया और खुद को बेगुनाह बताकर छोड़ देने की विनती करने लगा। अफसर के चेहरे पर अब संतोष की रेखा थी। पूरा बकाया देख रहे पंडित जी व पंडिताइन की अब जान में जान आ गई। कुछ देर बाद विनोद भी थाने में आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं बल्कि कल्लू भी उसके साथ था। हाथों में लगी हथकड़ी के साथ उसे कमरे में फर्श पर धकेलकर बिठाते हुए विनोद ने एक दूसरे अफसर को बुलाकर कल्लू के यहाँ से बरामद चोरी के सामानों की सूची थमाते हुए उससे कहा, इस आदमी के खिलाफ चोरी का सामान खरीदने, बेचने व उन्हें रखने के साथ संबंधित चोरियों की में लिप्त होने की प्राथमिक दर्ज करो और कार्रवाई में इस सूची के अनुसार सामानों की बरामदगी दिखाओ। बरामद सामानों से लदा ट्रक आने ही वाला है। पत्रकार बंधुओं को बुला लो और सारा मामला सार्वजनिक कर दो, इससे पहले कि किसी वरिष्ठ अधिकारी या नेता का फोन इसे बचाने के लिए आ जाए। जल्दी करो। निर्देश के मुताबिक वह अफसर विनोद को सैल्यूट कर तुरंत अपने काम पर लग गया। अब विनोद ने पहले वाले अफसर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उसका इशारा समझकर उस अफसर ने कल्लू के नौकर की स्वीकारोक्ति के बारे में उसे बता दिया। यह सुनकर मुस्कुराते हुए विनोद दूसरे अफसर के पास पहुंच गया, जो उसके निर्देश के मुताबिक
प्राथमिक लिख रहा था उसे रोकते हुए बोला, अब तो इनके खिलाफ कई और मामले दर्ज होने हैं। एक काम करो, इस प्राथमिक के बाद इनके खिलाफ पंडित जी की जगह पर जबरन अवैध कब्जा करने, उन्हें धमकाने, उनसे गाली गलौज करने, मारपीट करने व उनके खिलाफ झूठी रपट लिखाने का मामला दर्ज करो। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक मामला दर्ज करो। झूठी रपट दर्ज कर पुलिस को गुमराह करने और पुलिस प्रशासन का समय जाया करने का सिपाही विजय को लाइन हाजिर किया जाए और उनके खिलाफ भी पंडित जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने व कल्लू के गुनाह में सह आरोपी होने की प्राथमिकी दर्ज करो। तब तक पहला अफसर उनके पास आ गया था। विनोद के चुप होते ही बोला, सर, इस आदमी का क्या करना है? उसका इशारा उस जख्मी नौकर की तरफ था। विनोद उठकर जमीन पर बैठे उस नौकर के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी झूठी रपट से निर्दोष पंडित जी पर क्या बीतती। गुनाह का साथ देने वाला उतना ही दोषी होता है इतना गुनाहगार। माना कि तुम मजबूर थे, लेकिन सच का साथ देने के लिए तुम यहाँ आकर तो सच बोल सकते थे। भूल हो गई साहब, कहते हुए वह विनोद के पैरों पर गिर पड़ा। उसे नसीहत देते हुए विनोद ने उसे छोड़ दिया। अब चैन की सांस लेते हुए विनोद ने पंडित जी व पंडिताइन की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान अपनी गाड़ी से उनके घर तक छोड़ने आया। विनोद की कार्रवाई से संतुष्ट रास्ते भर पंडित जी कल्लू के बारे में सोचते रहे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उसे अपने औकात और गलती का एहसास हो रहा होगा। अच्छा हुआ थाने का इंचार्ज अपना ही चेला निकल गया और ईश्वर की कृपा से मिल गया। जैसे को तैसा। सच है, देर है, अंधेर नहीं।